नमस्कार सभी साथियों को। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बातां पर। पिछले अध्यायों में हमने बाल विकास की पूरी चर्चा कर चुके हैं तथा आज हम एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, जो कि साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। आज का अपना टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनैलिटी। ये शब्द तो आप लोगों ने बहुत सी बार सुना ही होगा। सामान्य बातचीत में भी हम सुनते रहते हैं कि वाह यार उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसकी इतनी शानदार पर्सनैलिटी कैसे है यार, उसकी तो बात ही अलग है। तो वो जो पर्सनैलिटी होती है या जो उसके गुण होते हैं वह उसका व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति का केवल बाह्य गुण नहीं है कि वो किस प्रकार से बाह्य रूप से दिखता है, यह आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों का मिश्रण होता है। जैसे उसके आंतरिक गुण और प्लस उसके जो बाहरी उसके जो दिखने वाले गुण हैं, उन दोनों को मिला दें तो मिलके बनता है उसका संपूर्ण व्यक्तित्व है। तो अब हम इसके थोड़े शुरुआती समय की चर्चा करते हैं। जैसे हमने ये तो देख लिया कि जो व्यक्तित्व है वह हम समझ गए क्या होता है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति का मुख्य गुण होता है जो उसके व्यवहार को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये शब्द आता है पर्सनैलिटी से। पर्सनैलिटी शब्द सीधा सीधा जो है इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन इंग्लिश भाषा का ये पर्सनैलिटी शब्द है, ये शब्द जो आया है ये आया है लैटिन भाषा के एक शब्द है जिससे आया है, जो कि है पर्सोना। अर्थात लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से पर्सनैलिटी बना है, जिसका अर्थ है पर्सनैलिटी का अर्थ व्यक्तित्व है, जो कि आया है पर्सोना से। या हिंदी में लिखें तो हम सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं पर्सोना। अब पर्सोना शब्द का जो सामान्य से अर्थ है वो होता है मुखौटा, मुखौटा या नकली चेहरा। मुखौटे के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं मुखौटा क्या होता है। छोटे बच्चों को हमने कई बार देखा है मेले वगैरह में या कोई रामलीला वगैरह में कि कोई बालाजी का मुखौटा लगा के घूमता है, कोई किसी अन्य राक्षस का लगा के घूमता है। तो जो वो बालाजी का मुखौटा लगाता है तो उसको लगता है कि वह बिल्कुल बालाजी है, तथा उनके गुणों को अपने अंदर वह समाहित करने की कोशिश करता है तथा उसी के प्रकार व्यवहार करता है। लेकिन वो उसका असली व्यवहार नहीं है, उसका केवल वो मुखौटा है, तब वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो सामान्य से अर्थ यही हुआ इसका कि पर्सनैलिटी जो शब्द है वह लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया है तथा जिसका अर्थ है मुखौटा या नकली चेहरा। अब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं। तो जो पुराना समय था ना, पुराने समय में व्यक्तित्व को देखा जाता था केवल बाह्य गुणों के आधार पर। पुराने समय में देखा जाता था बाह्य गुणों के आधार पर, लेकिन आज के समय में देखें तो इसकी परिभाषा बदल चुकी है। अर्थात आधुनिक रूप में बात करें तो ऊपर हम कर चुके हैं कि आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों को मिलाकर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। अब शुरुआत से कहें तो जो बच्चा है उसके व्यक्तित्व का निर्माण कहाँ से होता है। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत उसके परिवार से ही हो जाती है। परिवार में उसका सामान्य व्यक्तित्व का निर्धारण होता है तथा परिवार के बाद में वह जाता है समाज में। तो समाज में जो उसका व्यवहार है या व्यक्तित्व है उसको पूर्णता मिलती है। अब इसके अंतर्गत हम ये कुछ शुरुआती इसकी पृष्ठभूमि हमने देखी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की व्यक्तित्व को लेकर कुछ नज़रिया है या उनकी परिभाषाएं हैं, वह उसको किस प्रकार से देखते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मानना है, तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन पे हम नज़र डालेंगे। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो परिभाषाओं में सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ व्यक्तित्व को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि जो व्यक्तित्व है ना, जो वो व्यक्ति के एक व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। अर्थात एक शब्द में कहें तो समग्र गुणात्मकता। अर्थात व्यक्तित्व से व्यक्ति के प्रत्येक गुण को समझा जा सकता है। ये परिभाषाएं जो हैं इनमें केवल आपको एक दो शब्द ही पकड़ने, उसके आधार पर आपको वैज्ञानिक का नाम कर लेना है। तो वुडवर्थ ने कहा है कि जो व्यक्तित्व है ना, वो व्यक्ति के जो सामान्य व्यवहार है उसका एक समग्र गुणात्मकता है, अर्थात उसको समग्र रूप से दर्शा देता है।
दूसरी जो परिभाषा आती है वो है मनोवैज्ञानिक बोरिंग। बोरिंग के अनुसार जो वातावरण के साथ हम नॉर्मल और जो स्थायी समायोजन करते हैं ना, वही व्यक्तित्व है। अर्थात है इन्होंने वातावरण को इसमें इंक्लूड किया है। कोई भी एक व्यक्ति है जो वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी जो समायोजन करता है वही उसका व्यक्तित्व है। तो ये परिभाषा है बोरिंग की। उसमें बाद में आते हैं वैलेंटाइन। वैलेंटाइन कहते हैं जो व्यक्तित्व है ना वो जन्मजात और अर्जित दोनों प्रवृत्तियों का योग है। एक तो व्यक्ति जो कुछ गुण है वह जन्मजात लेके आता है, और एक जो वह आने के बाद में, जन्म लेने के बाद में समाज से अर्जित करता है। उन दोनों का जो योग है वही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। तो ये परिभाषा है वैलेंटाइन की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा देखने को मिलती है व्यक्तित्व में ओलपोर्ट की। ओलपोर्ट ने ये परिभाषा दी थी 1937 में। 1937 में उन्होंने कहा था कि ये कहते हैं कि व्यक्तित्व है ना वो व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील और गत्यात्मक संगठन है। इन्होंने व्यक्ति के अंदर की बात की है, जो भीतर है उसके मनोदैहिक गुण है। ये मनोदैहिक जो नाम है ना, ये और किसी परिभाषा में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इसको मनोदैहिक से याद रख सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो भीतर मनोदैहिक गुणों का गतिशील कहें या गति से बना होता है गत्यात्मक जो संगठन है, ये गतिशील और जो गत्यात्मक संगठन है यह वातावरण और उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये जो इसका संगठन है ये वातावरण को निर्धारित करता है। तो ये ओलपोर्ट की परिभाषा है। ओलपोर्ट की परिभाषा महत्वपूर्ण है, एक बार आप फिर से देखिए। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्तित्व है वह व्यक्ति के भीतर स्थित मनोदैहिक गुणों गतिशील कहें या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, आगे परिभाषा आती है आरबी कैटल की। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं आरबी कैटल। आरबी कैटल तो सीधा सीधा कहते हैं कि जो व्यक्तित्व व्यक्ति का वह गुण है जिससे हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अर्थात भविष्यवाणी का जिक्र करते हैं आरबी कैटल। भविष्यवाणी की बात आए तो उसमें आपको आरबी कैटल करना है। अब एक परिभाषा आती है डेसिल की। डेसिल जो व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं कि जो व्यक्तित्व है ना व्यक्ति के पूरे जो संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। अर्थात संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, संपूर्ण चित्र। ये परिभाषा है डेसिल की। अब सामान्य व्यक्ति कहे या कुछ भी कहें, क्योंकि ये इतने बड़े मनोवैज्ञानिक थे तो उनकी बातें माननी पड़ती है। जैसे हम कहें कि सर इसमें तो परिभाषाओं में कुछ भी कर सकते हैं, अब क्या करें, इनकी परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी। जैसे वाटसन है, वाटसन ने सिंपल सी बात कही। वाटसन ने कहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह व्यक्त करते हैं। अर्थात हम जो कुछ भी करते हैं वह व्यक्तित्व है। अब ये बात तो हमको भी पता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने कही है तो मानना पड़ेगा। हम जो कुछ करते हैं वही क्या है, व्यक्तित्व है। अब किसी ने छोटी परिभाषा दी तथा किसी ने बड़ी परिभाषा दी। इसी क्रम में एक आगे परिभाषा आती है आइजेंक की। आइजेंक की परिभाषा जो है वो थोड़ी ऑलपोर्ट की परिभाषा पर आधारित है। इन्होंने 1937 में दी थी तथा इन्होंने आइजेंक ने इस परिभाषा में थोड़ा संशोधन करते हुए 1952 में परिभाषा दी थी। ये कहते हैं कि जो व्यक्तित्व कहें तो ये व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति का एक गुण है जो उसके चरित्र, ज्ञान शक्ति, शरीर गठन का पूरा एक टिकाऊ संगठन को बताता है। ये कहते हैं कि उसके जो व्यक्ति का चरित्र है या ज्ञान शक्ति है, उसकी ज्ञान शक्ति कहें या शरीर का गठन, ये सभी को मिलाकर एक टिकाऊ संगठन है। तो ये हमने कुछ इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि देखी तथा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की कुछ परिभाषाएं देखी हैं। इसके बाद में आता है कि जो व्यक्तित्व को
प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं ये हम लिखेंगे नहीं, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, ये आपको भी वैसे पता है, एग्जाम में आएगा ना तो आप सीधा कर दोगे। जैसे कुछ जैविक कारक होते हैं जिनमें जैसे व्यक्ति की आंतरिक संरचना की बात करें, उसकी ग्रंथियाँ होती है, उसकी शरीर की रचना, उसके प्रकार से भी उसके व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ता है, ये उसके जैविक कारक होते हैं। आगे बात करें उसके वातावरण संबंधी कारक, उसमें जैसे किस प्रकार की वह समाज में रहता है, किस प्रकार की वहाँ की संस्कृति है, उसका भी उसके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति नेपाल का है तो उसके समाज, वहाँ के वातावरण के गुण उसमें विद्यमान होंगे। आगे बात करें तो एक कारक आता है इसमें मनोवैज्ञानिक कारक होता है एक, जो कि व्यक्ति की खुद की रुचियाँ या उसकी खुद की इच्छा, क्या अभिवृत्तियाँ कहें, अभिप्रेरणा, ये सब आते हैं। तो ये कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब मैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बात करने जा रहा हूँ कि व्यक्तित्व को अब हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का प्रकार। अब पढ़ेंगे व्यक्तित्व का प्रकार, अर्थात पूरी दुनिया में अलग अलग टाइप के व्यक्ति पाए जाते हैं। आपको भी पता है कि आप कैसे हैं, आपने किसी और से बात की वो आपको कैसा ही लगा, अर्थात सभी का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। तो हम कहें टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब हम इसमें देखेंगे तो इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग वर्गीकरण देखने को मिलता है। जब तो हम शुरुआती समय से देखते हैं कि इसमें क्या कौन सा प्रकार बताया गया। तो सबसे पहले इसमें बताया गया था हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। हिप्पोक्रेट्स के द्वारा वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था व्यक्तित्व का, अर्थात किस प्रकार के कितने व्यक्ति होते हैं। तो ये बहुत पहले की बात है, अर्थात 400 ईसा पूर्व की पहले की बात, अर्थात 2900 साल पहले की बात है। तो उस समय इन्होंने देख ली, पुस्तक थी इनकी एक, नेचर ऑफ मैन के नाम से, नेचर ऑफ मैन, ये इनकी पुस्तक है। तो इनमें इन्होंने वर्गीकरण किया है, 4 प्रकार के व्यक्ति बताए थे। 4 प्रकार के व्यक्ति बताए थे, ये बताए थे उन्होंने, जो व्यक्ति का रक्त होता है उसके आधार पर, रक्त के आधार पर, रुधिर के आधार पर 4 प्रकार बताएं, जिनमें कुछ प्रकार पढ़ेंगे। जैसे पहला प्रकार आता है इसमें रक्त प्रकार का। रक्त प्रकार का, रक्त कहें, आपको ये ध्यान में रखने, केवल इंग्लिश में, हिंदी में याद नहीं होंगे, मैं पहले बता देता हूँ। रक्त इंग्लिश में ब्लड, या इसको एक साइकोलॉजिक भाषा में एक नाम और दिया जाता है सैंग्यूइन, इसको बोल जाता है सैंग्यूइन। आपको ब्लड ध्यान में रखना है और सैंग्यूइन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व में किस प्रकार के गुण होते हैं वो देखेंगे हम। तो ये जो व्यक्ति होते हैं ना ब्लड, तो ये व्यक्ति होते हैं उत्साही प्रकार के, अर्थात इनमें उत्साह अधिक होता है। अगर व्यक्ति उत्साही होगा तो आपको पता है वो आशावादी भी होगा, अर्थात प्रत्येक कार्य को लेकर उसके अंदर आशाएं होंगी। अब आशावादी व्यक्ति है तो वो आपको पता है संवेगों के रूप में भी स्थिर होगा, या कहें तो सांवेगिक रूप से स्थिर होगा। सांवेगिक स्थिर कहें या संतुलित व्यक्ति होगा। अब सीधी बात है, अगर जिसके संवेग स्थिर है तो वह व्यक्ति भी संतुलित होगा, व्यक्ति होगा संतुलित। अब ये तो फर्स्ट टाइप की बात कर ली हम। दूसरे टाइप में इसमें आते हैं जिनको बोलते हैं कफ या श्लेष्मा प्रकार के व्यक्ति। कफ या श्लेष्मा ये प्रकार हैं, ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सीधा सीधा आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि सबसे पहला जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो किसने दिया था, तो उसका सीधा सीधा आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स। तो इनमें आपको ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, जैसे सीधा सीधा ही पूछ लेगा उत्साही आशावादी हिप्पोक्रेट्स के अनुसार कौन से व्यक्तित्व में आते हैं, तो उसमें हो जाए रक्त। तो दूसरा आता है कफ श्लेष्मा, या इंग्लिश की इसमें बात करें तो इसको बोलते हैं फेलेग्मेटिक। फेलेग्मेटिक, तो ये किस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, उनमें एक दो गुण देखने हैं इनको। ये व्यक्ति होते हैं भावशून्य प्रकार के। भावशून्य प्रकार के अर्थात है भावहीन या भावों की कमी मिलती है इनमें। भावशून्य कह सकते हैं, भावशून्य को हम कहते हैं विरक्त, विरक्त या भावशून्य। या जो अधिक आनंद प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, या हम कह सकते हैं उनको आलसी प्रकृति के व्यक्ति जो होते हैं ना, शांत और निष्क्रिय प्रकृति के व्यक्ति, ये इसमें आते हैं। तो आपको इसमें मेन पॉइंट यही ध्यान रखना है, भावशून्य और विरक्त। आगे तीसरे प्रकार के व्यक्तित्व की बात करें तो वो आते हैं, जैसे ये हमने कफ श्लेष्मा में बात कर ली, वो आते हैं पीलापित प्रकार के व्यक्ति।
पीला पित्त प्रकार के व्यक्ति, जिसको इंग्लिश में हम कहें तो ये बोलते हैं कोलरिक, कोलरिक प्रकृति के व्यक्ति। ये इनमें ये आपने सामान्य अपने दोस्तों में देखा होगा, कुछ दोस्त होते हैं जो थोड़ी सी मजाक में गुस्सा हो जाते हैं या छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा स्वभाव दिखाने लग जाते हैं, या तो इसमें सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो गुस्सैल प्रवृत्ति के लोग हैं या तुनुक मिजाजी बोलते हैं जिनको, वो इस प्रकार के व्यक्तित्व में आएंगे। आगे चौथे प्रकार का या अंतिम प्रकार का बात करें तो वो आता है काला पित्त। ये व्यक्ति जो है, ये काला जो आपको पता है निराशा का प्रतीक होता है, तो ये व्यक्ति होते हैं निराशावादी, या इंग्लिश में इसकी मैं पहले बात कर लेता हूँ, ये इनको बोलते हैं मेलानकोलिक, मेलानकोलिक, बिल्कुल निराशावादी, किसी प्रकार की छोड़ना यार, क्या करना है अपने को, क्या करना है, ऐसे व्यक्ति निराशावादी होते हैं, या विषादी। तो ये हमने सबसे पहला व्यक्तित्व पढ़ा है हिप्पोक्रेट्स का। जो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, तो वो आता है हिप्पोक्रेट्स। इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन बनता है कि शारीरिक प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने दिया। आगे हम बात करें तो शारीरिक प्रकार से देखेंगे। तो शारीरिक रचना के आधार पर हम बात करें तो ये सबसे पहले वर्गीकरण दिया था क्रेस्मर ने, ये सबसे पहले वर्गीकरण दिया था क्रेस्मर ने। उस ऊपर हमने पढ़ा था जो पहला वर्गीकरण था वो, लेकिन वो शरीर के आधार पर नहीं था। तो ये पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि शारीरिक रचना के आधार पर पहला वर्गीकरण किसने दिया था, तो वो दिया था क्रेस्मर ने। अब क्रेस्मर ने वर्गीकरण दिया तो इन्होंने इसके 4 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, जिनमें सबसे पहला प्रकार का व्यक्ति आता है पिकनिक टाइप का, या पिकनिक टाइप का। अब इंग्लिश में लिख लें या हिंदी में लिख लें, इसको लिखना तो ऐसे ही है, या ऐसे भी लिखे मिलते हैं या ऐसे, तो आप सीधा इंग्लिश में ध्यान में रख लेना इसे। अब पिकनिक टाइप का, अब पिकनिक नाम आपने सुना होगा, किस प्रकार के व्यक्ति हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो कद में तो छोटे होते हैं, छोटे, या मैं कहूँ तो गोलाकार। ऐसे व्यक्ति आप आसपास बहुत सारे देखे होंगे जो ठिगने होते हैं और गोलाकार प्रकृति के होते हैं। इनकी गर्दन जो होती है वो छोटी गर्दन और मोटी गर्दन, छोटी और मोटी गर्दन। इस प्रकार के जो व्यक्ति है ना, वो आपने भी देखा होगा कि उनको गुस्सा कम आता है या गुस्सा नहीं आता। तो ये इनका एक महत्वपूर्ण गुण है कि इनमें गुस्सा नहीं आता। या हंसी मजाक वाले व्यक्ति होते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, तुनुक मिजाजी नहीं होते हैं, अर्थात चिढ़ते नहीं है बात से। अब इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है कि इनको साइक्लॉइड भी कहा जाता है, साइक्लॉइड, ये ध्यान में रखना आपको। ये जो अन्य नाम है ना, इनके सभी में देखने को मिलेंगे एक दो, तो ये आपको ध्यान रखना। पिकनिक प्रकार का व्यक्ति जो आपको समझ में आ गया होगा कि गोलाकार व्यक्ति होता है, गुस्सा नहीं आता, हंसी मजाक अधिक करने वाले होते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते, वर्तमान की सोचते हैं या वर्तमान में जीते हैं। तो ये पिकनिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इसमें दूसरे टाइप के व्यक्ति जो आते हैं वो आते हैं एथलेटिक प्रकार के, एथलेटिक प्रकार के। एथलेटिक जैसे आपने नाम सुना होगा, गेम वगैरह में भी सुना होगा। तो एथलेटिक जो प्रकार के व्यक्ति हैं वह सुडौल होते हैं, अर्थात उनका जो शरीर है वह औसतन शरीर होता है, औसतन शरीर होता है। औसतन में कहूँ तो ना ज़्यादा अधिक लंबे और ना अधिक ठिगने, अर्थात संतुलित शरीर हम कह सकते हैं। मजबूत ताकतवर शरीर, मजबूत ताकतवर, इस प्रकार के व्यक्ति भी है ना, वह भी समाज के साथ में अच्छा समायोजन बिठा लेते हैं तथा सामाजिक व्यक्ति होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो ये समाज में रहकर अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, या क्रोध पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, क्रोध पर नियंत्रण मिलता है इनमें। ये एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर सामाजिक व्यवहार ये दर्शाते हैं तो इनके सामाजिक प्रवृत्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। तो ये आप सीधे नाम से समझ जाएंगे कि एथलेटिक प्रकार का व्यक्ति किस प्रकार का होता है। अब तीसरा जो व्यक्ति होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो होते हैं एस्थेनिक टाइप के, एस्थेनिक
टाइप, ये हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में, तो इससे आप सीधा इंग्लिश में याद रखो, एस्थेनिक टाइप के व्यक्ति। ये किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं देखना, ये जो व्यक्ति होते हैं ना, ये पतले दुबले प्रकार के व्यक्ति। इसमें मैं ये जो बता रहा हूँ इसकी विशेषता, ये अच्छे से देख लेना। आगे सेल्डन का वर्गीकरण है जो कि वैज्ञानिक ना माफ करना शारीरिक वर्गीकरण के आधार पर ही है। उनमें जो मैं प्रकार बताऊंगा उनके सेम गुण यही मिलेंगे, अर्थात इन्हीं प्रकारों से मिलते जुलते प्रकार हैं उसके। तो इसमें जो एस्थेनिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं ये दुबले पतले होते हैं, या कहें तो इमेजिनेशन में खोए रहते हैं, इमेजिनेशन में, या कहूँ तो काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं, काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। या चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, बात बात पर चिढ़ने वाले, चिड़चिड़े स्वभाव के। या सामाजिक नहीं होते हैं, अर्थात समाज में जाने से डरते हैं। या मैं सीधा कह सकता हूँ अधिक सामाजिक नहीं होते। अब ऐसे ऐसे करते अगर सामाजिक नहीं होंगे तो वो मानसिक रोगी भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो अधिक मानसिक रोगी देखने को मिलते हैं। ऊपर हमने वो देखा था उपनाम, तो इसका भी एक उपनाम होता है जिसको बोलते हैं सिजोइड या सिजोइड, सिजोइड बोलते हैं। इसमें अंतिम जो आता है वह प्रकार आता है डाइप्लास्टिक, डाइप्लास्टिक। अब जैसे आपने देखा होगा कि इसको डाइप्लास्टिक क्यों कहा गया, क्योंकि प्लास्टिक को आपने देखा होगा उसको हम कैसे भी ऐसे तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, तो वही कुछ इसमें भी उसका प्रयोग किया गया है कि जो ऊपर के हमने तीनों व्यक्तित्व पढ़े हैं ना, जैसे पिकनिक प्रकार का हो गया, एथलेटिक प्रकार का हो गया, एस्थेनिक प्रकार का हो गया, तो इन तीनों का जो मिला जुला रूप है यानी मिश्रित गुण मिलते हैं इसमें, मिश्रित गुण, सभी के गुण मिलते हैं इसमें, इसलिए इसको डाइप्लास्टिक कहा गया। डाइप्लास्टिक कह देते हैं या इसको ओस प्लास्टिक भी कह देते हैं, या मिश्रित गुण वाला है तो इसको मिश्रित काय व्यक्ति भी बोल देते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया किसका वर्गीकरण, क्रेसमस का वर्गीकरण। अब शारीरिक रचना के आधार पर ही आगे एक मनोवैज्ञानिक आते हैं शेल्डन, उनका भी वर्गीकरण इसी प्रकार का है। अगर ये आपने अच्छे से देख लिया ना तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगला वर्गीकरण आता है शेल्डन का, शेल्डन का वर्गीकरण। इसमें देखना क्या बात करते हैं, इनमें जो हमने भ्रूणी अवस्था पढ़ी थी उसमें भ्रूण के अंदर परत पड़ी थी, 2-3 परत पड़ी हुई, शायद आपको याद हो तो मैं बता दूं। जैसे इंडो पड़ी थी, मिजो पड़ी थी, एक्टो पड़ी थी, तो वैसा ही इसमें भी कुछ ध्यान में रखना है। जैसे इसमें प्रथम जो व्यक्तित्व का प्रकार आता है वह आता है गोलाकार, गोलाकार, या जिसको बोलते हैं एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। दूसरा आप खुद बता देंगे, आपने अगर परत को अच्छे से देखा तो एंडो देखा था, दूसरा देख रहा था हमने मिजोमॉर्फिक, या इसको बोलते हैं आयताकार, आयताकार। तीसरा हमने देखा था एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, जिसको यहाँ नाम दिया गया है लंबाकार, लंबाकार। तो ऊपर जो हम गुण पढ़ के आए हैं ना वही गुण यहाँ पर भी काम आएंगे। जैसे गोलाकार प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, वो पिकनिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके गुण मिलते हैं इनमें, या मैं सीधा कह सकता हूँ कि पिकनिक टाइप के व्यक्ति। तो पिकनिक टाइप में हमने क्या क्या पढ़ा था वही इसमें आ जाएगा। जैसे सामाजिक रूप से वो मिलनसार व्यक्ति होते हैं, या हास्य व्यक्ति होते हैं, तुनुक मिजाजी नहीं होते हैं। अब आयताकार जो प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, ये होते हैं एथलेटिक प्रकार के, एथलेटिक प्रकार के। एथलेटिक प्रकार में हमने अच्छे से इसका वर्णन कर लिया कि वो सामाजिक, ये भी सामाजिक प्रवृत्ति से घुल मिलने वाले व्यक्ति होते हैं, या शरीर सुडौल और पुष्टकाय शरीर होता है इसमें। ये तीसरा व्यक्ति आता है लंबाकार। लंबाकार जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं एस्थेनिक प्रकार के। एस्थेनिक टाइप में हमने क्या पढ़ा था, एस्थेनिक टाइप में हमने पढ़ा था वही पतले दुबले चिड़चिड़े स्वभाव वाले व्यक्ति। लेकिन इनमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या, कि इनको तीनों को अलग अलग कुछ नाम दिया गया, वो नाम ध्यान में रखना आपको। जैसे गोलाकार या एंडोमॉर्फिक टाइप के व्यक्ति हैं उसको कहा गया है विस्रोटोनिया, विस्रोटोनिया, ये ध्यान में रखनी है नाम आपको। इसको तो कहा गया है विस्रोटोनिया। जो आयताकार प्रकार के व्यक्ति हैं उनको कहा गया है सोमेटोटोनिया, सोमेटोटोनिया। और जो
लंबाकार प्रकार के व्यक्ति हैं उनको कहा गया है सेरिब्रोटोनिया। सेरिब्रोटोनिया। तो ये टोनिया 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 तो तीनों में ही आएगा। अब इसको आपको किसी प्रकार से आप ट्रिक लगा के याद कर लेना कि गोलाकार जो होते हैं उनको कहा गया है विसरोटोनिया, आयताकार को कहा गया है सोमेटोटोनिया, तथा जो लंबाकार व्यक्ति हैं उनको कहा गया है सेरेब्रोटोनिया। अब ये हमने वर्गीकरण पढ़े हैं, ये पढ़े हैं जो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर ये वर्गीकरण पढ़े हैं, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर पढ़े हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि व्यक्ति भी धीरे धीरे आंतरिक गुणों की तरफ बढ़ने लगे। तो उसके आगे बात करें तो एक जुंग का वर्गीकरण आता है, जुंग का वर्गीकरण कहें या उसी को देखने को मिलता है युंग का वर्गीकरण। इसने वर्गीकरण व्यक्ति का दो प्रकार से बताया कि एक तो होते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति, अंतर्मुखी व्यक्ति और एक होते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति, जो कि मैं थोड़ी चर्चा हम जो अवस्थाएं पढ़ रहे थे उस समय हमने चर्चा की थी। इनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट प्रकार के और इनको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट प्रकार के व्यक्ति। जैसे बहिर्मुखी बाल्य अवस्था में मैंने बात की थी कि ये बच्चे बहिर्मुखी प्रकार के होते हैं, अर्थात बहुत बोलने वाले या समाज के साथ जल्दी घुलनशील होने वाले। अब अंतर्मुखी व्यक्ति देखिए आप किस प्रकार, अंतर्मुखी व्यक्ति की बात करूं तो ऐसे व्यक्ति जो संकोची व्यक्ति होते हैं, संकोच रखने वाले, या जो इधर उधर जाने में लज्जा महसूस करते हैं, या मैं सीधा सीधा कहूँ तो जिनको एकांत पसंद होता है या एकांत पर ये जो व्यक्ति होते हैं वो अंतर्मुखी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। इनको एक अन्य शब्द भी कह सकता हूँ स्वार्थी, लेकिन स्वार्थी का इसका मतलब वो स्वार्थी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि जो अपनी जो वस्तु है ना उनके प्रति ये सजग मिलता है, अपनी वस्तुओं के प्रति सजग, अपनी वस्तुओं के प्रति या अपने कार्यों के प्रति कोई देरी नहीं करता, अपनी वस्तुओं के प्रति सजग, अपनी वस्तुओं के प्रति सजग। या अब मैं कह रहा हूँ कि जो ये समाज में जाने से घबराते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो घबराने वाले होंगे, घबराने वाले कहें या जल्दी घबराने वाले, अर्थात परिस्थितियों से घबराने वाले, या पुरानी चीज़ों को मानने वाले या रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग। अब इसमें एग्जाम्पल आते हैं, एक एग्जाम्पल को आप एक प्रकार में पकड़ के मत बैठ जाना, क्योंकि एक जो व्यक्ति होता है उसमें एक से अधिक भी गुण आ जाते हैं। लेकिन सीधे सीधे कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे कोई भी वैज्ञानिक हो गया। अब वैज्ञानिक जो हैं वो महीनों सालों प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो अपने कार्य में लगे हुए रहते हैं। तो ये सीधे सीधे आपको कई बार एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, जैसे वैज्ञानिक हो गए, दार्शनिक हो गए, या पोइट हो गए अर्थात लेखक हो गए। वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक कहें या गणितज्ञ मान लीजिए, ये जो व्यक्ति हैं ये आएंगे अंतर्मुखी व्यक्ति में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। तो इसके विपरीत अब आप बहिर्मुखी खुद ही बता सकते हैं। बहिर्मुखी जो सामाजिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं या जिनको समाज में रहना पसंद है, या उसके विपरीत इसमें गुणों की बात करें तो चिंतायुक्त, कोई प्रकार का भय नहीं, या भय नहीं है तो साहसिक प्रवृत्ति के लोग, साहसिक प्रवृत्ति के लोग कहें, या मैं बातूनी भी कह सकता हूँ, बातूनी मान लीजिए, या दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले। इसमें कुछ मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको पता है सबसे पहला उदाहरण आता है इसमें नेताजी। नेताजी को तो कौन नहीं जानता, उसको तो समाज के बीच में जाना ही पड़ेगा या लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो उसको तो बहिर्मुखी प्रकृति का होना ही पड़ेगा। तो नेता कहें या अच्छा नेता मान लीजिए, या व्यापारी, व्यापारी को अब सामान बेचने के लिए व्यक्तियों के साथ संवाद करना ही पड़ेगा। व्यापारी, अच्छा वकील, ये जो सब जो व्यक्ति हैं ना, ये आपको पता है कि इनका काम बोलने के बिना चलेगा ही नहीं, तो इन व्यक्तियों को हम बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तियों में मान सकते हैं। एक और अगर हम याद रखें तो क्रांतिकारी याद रख सकते हैं, क्रांतिकारी। तो इसमें जो एग्जाम्पल मिलेंगे ना आपको सीधे सीधे मिलेंगे, जैसे नेता, व्यापारी, ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, वकील, तो इसमें आपको सीधा ही पता चल जाता है कि एक्सट्रोवर्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं। लेकिन ये बात यंग की पुरानी हो गई। आज के समय में इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया गया, अर्थात इसमें तीसरा प्रकार भी जोड़ दिया गया, जिसको हम देखते हैं, जिसको बोलते हैं उभयमुखी प्रकार का। उभयमुखी प्रकार का, उभयमुखी यानी जिसमें दोनों के गुण मिलते हैं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बिवर्ट।
एम्बीवर्ट। तो इसमें कोई लिखने की बात नहीं है, मैंने बता दिया कि इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण मिलेंगे, अंतर्मुखी प्लस बहिर्मुखी। ये तो आपको भी पता है कि किसी भी एक व्यक्ति में सभी गुण एक प्रकार के नहीं हो सकते, उसमें आंतरिक गुण भी होते हैं और बाहरी गुण भी होते हैं। तो दोनों को जो मिला जुला रूप है उसको बोलते हैं उभयमुखी। तो वर्गीकरण में व्यक्तित्व में आगे हम देखते हैं, धीरे 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 समय बीतता गया, पुराने समय की और नए समय की दोनों समय की बात करेंगे आगे। जैसे इमेजिनेशन के आधार पर या उसकी विचार शक्ति के आधार पर भी एक वर्गीकरण देखने को मिलता है जी, जिसको कहें तो विचारों के आधार पर या कल्पनाओं के आधार पर। ये दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक को हम आगे अधिगम में पढ़ेंगे, बिल्ली वाला ही थॉर्नडाइक है ये। विचारों कल्पनाओं के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। इन्होंने इसके आधार पर 3 व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, तो मैं तीनों को एक साथ ही लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें प्रथम प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उन्होंने उनको कहा है प्रत्यक्ष विचारक। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विचारक। प्रत्यक्ष को आपको सीधा सीधा पता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट से आपको समझ में आएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में आपको अधिक समझ में आएगा, डायरेक्ट कहें तो ऐसे व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप की घटनाओं के आधार पर अपना विचार बनाते हैं या अपनी विचारधारा बदलते हैं। प्रत्यक्ष से विचार के आधार पर, प्रत्यक्ष विचार के आधार पर या प्रत्यक्ष से घटना के आधार पर। जैसे इसमें जैसे कोई पुलिस अधिकारी है, वो गया और उसने घटना को देखा, उसके आधार पर वह विचार बनाता है कि यहाँ क्या हुआ है। तो ये हो गए प्रत्यक्ष विचारक। दूसरे आते हैं सूक्ष्म विचारक। सूक्ष्म विचारक अर्थात जो घटना घटित हुई है उसकी छोटी छोटी पूरी बातों का ध्यान रखना या किसी भी विषय में सूक्ष्मता से गहन करना, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स। आप तो इतना याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट अर्थात कोई भी घटना है या कोई भी सब्जेक्ट है उसका ये गहनता से अध्ययन करते हैं या उसके सभी पक्षों को देखकर उसके बाद में ही उसके बारे में कुछ सोच बनाते हैं। तो इसमें मैं सीधा सीधा एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे आपको एक जज होता है तो वह कोई भी उसके पास में केस आता है, उसके सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए या उसकी छोटी छोटी बातों को या सभी गवाहों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए किसी फैसले तक पहुंचते हैं। तो इसमें सीधा सीधा हम जज से समझ सकते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति आते हैं स्थूल विचारक। स्थूल विचारक जिनको अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं कॉन्क्रीट प्रकार के। मैं आपको बता दूं जो साइकोलॉजी वो पूरी की पूरी विदेशों से आई है। ये जितना भी इनका हिंदी ट्रांसलेट देखने को मिलता है ये हमारे द्वारा ही इसका ट्रांसलेट किया गया है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो इंग्लिश के शब्द है ना वो ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो जो मेन किताबें उनमें वैसे के वैसे छपे हुए हैं। ये व्यक्ति जो है ना वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं? ये व्यक्ति होते हैं भौतिकता में जीने वाले, अर्थात आज पर जीने वाले या मैं कहूँ तो लाभ हानि पर जीने वाले। इनमें सीधा सीधा आप मान सकते हैं जैसे कोई नेता हो गया या कोई व्यापारी हो गया, ये आते हैं इसमें। तो ये हमने वर्गीकरण देखा थॉर्नडाइक का, जो कि विचारों और कल्पनाओं के आधार पर अब सभी का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो हमारे इंडिया का भी वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण इंडिया का पढ़ेंगे या कहें तो भारतीय दृष्टिकोण में भी इसका वर्गीकरण किया गया है। भारतीय इसको किस प्रकार से देखे गए? भारत में जो इसका वर्गीकरण है वह प्रस्तुत किया गया है गीता के आधार पर, अर्थात भारतीय गीता के अनुसार या मैं कहूँ तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। इसमें वर्गीकरण किया गया 3 प्रकार। अब ये इंडिया में वर्गीकरण किया गया तो इसमें इंग्लिश में नाम देखने को नहीं मिलते हैं, केवल हिंदी में देखने को नाम मिलेंगे। तो इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति बताएं, जिनमें पहले बताए हैं सात्विक प्रकार के व्यक्ति। सात्विक प्रकार के व्यक्ति या इन्हीं को नाम दिया जाता है एक सतोगुणी प्रकार के व्यक्ति, जो मैं कहूँ तो सतोगुणी प्रकार के व्यक्ति, सतोगुणी। इनको तीनों को एक साथ में तुलना करके पढ़ाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे सात्विक, सतोगुणी। दूसरे व्यक्ति आते हैं राजसी, राजसी या इनको बोलते हैं रजोगुणी। इनमें से आपको कौन सा इनाम देखने को मिल सकता है? राजसी भी देखने को मिल सकता है और रजोगुणी भी देखने को मिल सकता है। तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं तामसी प्रकार के या तमोगुणी।
तो इसमें देखना मैं तीनों की एक साथ में व्याख्या करता हूँ। जो सबसे पहले सात्विक प्रकार के व्यक्ति हैं वो व्यक्ति होते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात है ईश्वर में विश्वास। अब सात्विक शब्द से आपको समझ में आ गया या सतो से समझ में आ गया होगा, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, धार्मिक कहें या ईश्वर में विश्वास रखने वाले, ईश्वर में या यज्ञ वगैरह करने वाले, यज्ञ वगैरह करने वाले या ईश्वर की बात आ गई तो दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति एक विशेषता इसमें मान सकते हैं, दूसरों का भला। अब दूसरा जो राजसी प्रकृति व्यक्ति है ये विश्वास रखते हैं कर्म में, कर्म आधारित जो व्यक्ति होते हैं वह है राजसी, अर्थात कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अर्थात राजा से आप याद रख सकते हैं सत्ता प्राप्ति की इच्छा वाले लोग, सत्ता प्राप्ति की इच्छा। आगे मैं बात करूं तो तामसी या तमोगुणी प्रवृत्ति वाले लोग ये होते हैं आलसी प्रवृत्ति के लोग, आलसी प्रवृत्ति के लोग, या केवल ये तभी कुछ कार्य करते हैं इन्हें कोई सुख प्राप्ति करनी हो। या सीधा सीधा आपको यही ध्यान रखना है, आलसी प्रवृत्ति के लोग ही इसमें शामिल होते हैं। तो अब तीनों को एक साथ में समझाऊं कि जैसे कोई घर पे कार्य हो रहा है तो घर वाले आपको कार्य के लिए कहते हैं, पहले दिन कहा कि ये काम है ये कल भी करना है, तो आप दूसरे दिन बिना अगर कहे करते हैं तो उसको ध्यान में रखते हैं, तो वह सात्विक प्रकार के व्यक्ति में आता है। अगर आपको दूसरे दिन कहा जाता है कि बेटा ये काम कर ले, अगर आप कहने के बाद में कर देते हैं तो वह राजसी प्रकृति में आता है, अर्थात है आप कर्म कर रहे हैं। अगर दूसरे दिन आपको कहा जाए बेटा कर ले कर ले कर ले, आपको 3-4 बार कहा जाए तब जाके आप करें, अर्थात आलस्य से भरे हुए हैं, तो वो व्यक्ति आते हैं तामसी तमोगुणी प्रकार के व्यक्तित्व में। तो ये हमने भारतीय दृष्टिकोण में बात की। आगे व्यक्तित्व आता है कि केनन का व्यक्तित्व आता है। अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना किस आधार पर आता है, वो आता है नाड़ी शून्य कहें या नाड़ी के आधार पर कहें या ग्रंथियों के आधार पर कहा जाए, ये आता है केनन का। इसमें उसने 5-6 वर्गीकरण बताए, शायद 7 वर्गीकरण बताए, उनमें 1-2 खास है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं एक तो आपको बताता हूँ, हाइपरथायराइड प्रकार के व्यक्ति ध्यान में रखने आपको। हाइपरथायराइड, एक होते हैं हाइपोथायराइड, एक होते हैं पिट्यूटरी टाइप के। ये ग्लैंड्स के नाम है जो कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, हाइपर ग्लैंड, हाइपो ग्लैंड, पिट्यूटरी थाईलैंड या पिट्यूटरी टाइप के। पहले इन 3 की चर्चा करते हैं। हाइपर टाइप के, जैसे आपने बातों में कई बार सुना होगा किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति कहते हुए कि यार तू ज़्यादा हाइपर मत हो, अर्थात जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो तीव्र लालसा वाले होते हैं, अर्थात जो भी कुछ चाहिए वो जल्दी चाहिए बस, तीव्र लालसा वाले कहें या लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करने वाले, ठीक है, समझ में आ गया होगा हाइपर प्रकृति के लोग कैसे, अर्थात वो हाइपर रहते हैं या हाइपर रहकर अपना काम करवाना चाहते हैं, अर्थात लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। जो हाइपो प्रवृत्ति के लोग हैं वो सुस्त होते हैं, सुस्त कहें या मानसिक तौर पर मंद कहें, मानसिक मंद कहें, या इसमें एक शब्द और जोड़ते हुए पूछ लिया जाता है कई बार, कामुकता क्या है? कामुकता क्या अधिकता नहीं, कामुकता की न्यूनता मिलेगी इसमें, कामुकता की न्यूनता। अब तीसरी बात करते हैं पिट्यूटरी टाइप की। जो पिट्यूटरी टाइप के होते हैं इसमें जो ऊपर वाले हाइपर और हाइपो है ना, दोनों व्यक्ति देखने को मिलते हैं, अर्थात दोनों का मिला जुला रूप, हाइपर और हाइपो दोनों मिलाकर इसमें देखने को मिलता है। एक प्रकार इसमें आता है एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जिसमें इसमें भी वही व्यक्ति मिलते हैं दोनों के, अर्थात बस इसमें ये एड्रीनल नाम पहले जुड़ जाता है कि एड्रीनल हाइपर प्रकार के या एड्रीनल हाइपो प्रकार के, ये 2 व्यक्ति तो इसमें देखने को मिलते हैं। आगे वाले इतने खास नहीं, इसमें पैराथायराइड भी आते हैं, गोनोइड्स हाइपर एक्टिव भी आते हैं और गोनोइड्स से हाइपो एक्टिव आते हैं। क्वेश्चन आएगा तो इनमें ही आएगा। अब सबसे पहले मैं जो आपको व्यक्तित्व प्रकार बता रहा हूँ, इनमें सबसे पहली बात तो वही ध्यान में रखना है कि कौन से प्रकार का वर्गीकरण कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था। पहला क्वेश्चन तो वही बनता है, सबसे पहले तो आपको वही ध्यान में रखना है।
अब इसी क्रम में आगे एक वर्गीकरण आता है फ्रीडमैन और रोजनमैन का, अर्थात किसका आता है, फ्रीडमैन का और रोजनमैन का। ये और देखते हैं, इसमें कुछ व्यक्तियों के इन्होंने टाइप बताए या रोग के आधार पर, रोगी व्यक्ति से जो लगते हैं उनके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण बताया, जिसमें इन्होंने वर्गीकरण बताया जैसे टाइप ए बताया है, बी बताया है, सी बताया है, डी बताया है, टाइप ए बी सी डी। तो इसमें आप अलग अलग देखेंगे कि टाइप ए, सबसे पहले मैं बात करूं तो टाइप ए में किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं। टाइप ए में जो व्यक्ति आते हैं ना, इन्होंने गुण बताया था कि इनमें धैर्य की कमी होती है। मैं सीधा लिखूं कि धैर्य की कमी, या मैं सीधा कहता हूँ कि धैर्य की कमी, धैर्य की कमी, या आपने सुना हो लोगों को कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, अर्थात समय की कमी, समय की कमी वाले लोग, या कार्य न कर पाना, अर्थात जो तनाव में आ जाते हैं, यार जैसे कैसे होगा। इस प्रकार के जो व्यक्ति है ना, इनमें आईबीपी मिलती है, अर्थात उच्च रक्तचाप देखने को मिलता है, उच्च रक्तचाप देखने को मिलता है। उच्च रक्तचाप देखने को मिलेगा तो इस प्रकार के व्यक्ति जो वो है हृदय संबंधी बीमारियों से भी ग्रसित मिलते हैं, हृदय संबंधी बीमारी, या इसी में उच्च रक्तचाप होगा तो कोलेस्ट्रॉल भी उसका बढ़ा हुआ मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल आदि। तो इसमें ये क्वेश्चन आया था एक बार कि हृदय संबंधी बीमारी से संबंधित फ्रीडमैन व रोजनमैन का कौन सा प्रकार, तो इसमें आता है टाइप ए। तो इसमें आगे दूसरे टाइप की बात करूं तो उसकी भी व्याख्या करते हैं। टाइप बी में किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं। टाइप बी वाले व्यक्ति होते हैं बिल्कुल संवेगात्मक रूप से स्थिर, संवेगात्मक रूप से स्थिर, संवेगात्मक रूप से स्थिर हैं तो वो व्यक्ति शांत होंगे, शांत होंगे, चिंता मुक्त होंगे या तनाव मुक्त होंगे, चिंता मुक्त व्यक्ति। अर्थात कह सकते हैं कि टाइप बी वाले व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं इनमें, जीवन व्यतीत करने में यथार्थवादी, अर्थात जो सामने है केवल उसी पर ध्यान देना, यथार्थवादी, यथार्थवादी दृष्टिकोण। या इसमें आगे मैं बात करूं टाइप सी वाले व्यक्ति की, तो ये देखते हैं किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। टाइप सी को आपको सीधा सीधा एक तो ध्यान में रखना, कैंसर। इसमें एक तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना वो कैंसर के प्रति संवेदनशील होते हैं, कैंसर के प्रति संवेदनशील, आपको सी से याद रह जाएगा, कैंसर के प्रति संवेदनशील। ये व्यक्ति जो हैं थोड़ा से शांत जरूर हो जाते हैं, अर्थात ये क्रोध वगैरह को दबा देते हैं, क्रोध का दमन कर देते हैं, आज्ञा पालन भी करते हैं, सहयोगी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है ना वही मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर आप क्वेश्चन बनेगा ना तो यही बनेगा, टाइप सी वाले कैंसर के प्रति संवेदनशील होते हैं। लास्ट टाइप इसमें पढ़ते हैं अपन टाइप डी वाले व्यक्ति। टाइप डी वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, जो हमने ऊपर सी की विशेषताएं पढ़ी हैं उन विशेषताओं की इसमें कमी पाई जाती है, अर्थात सी की कमी पाई जाती है इसमें, टाइप सी की। अर्थात जो भी कोई अवसाद होता है ना, अवसाद, उसके प्रति इनमें प्रवणता पाई जाती है। प्रवणता मतलब ढाल, अर्थात गिरावट मिलती है, अवसाद के प्रति इनमें गिरावट मिलती है। तो ये हमने आज कुछ व्यक्तित्व को शुरुआत किया है तथा उसमें जो महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं पढ़ी हैं तथा उसका वर्गीकरण किया है। तो कल भी कुछ एक दो वर्गीकरण और हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आगे इसकी विधियां वगैरह पढ़ेंगे या इसमें कुछ मॉडल आते हैं उनकी बात करेंगे। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।